8th क्लास के सिविक्स चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट है, इसकी हम ये थर्ड वीडियो कर रहे हैं। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, जिसके आंसर में हमने क्या पढ़ा था, बिकॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पस टू अ कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री को सेवरल पर्पस सर्व करता है। तो उसी टॉपिक को हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Another important function that a constitution plays in democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or less powerful groups। एक another important function कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एंश्योर करता है डेमोक्रेसी में कि जो डोमिनेंट ग्रुप के लोग हैं वो लेस पावरफुल पीपल के अगेंस्ट अपनी पावर का यूज़ नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेसी में एंश्योर करता है। एंश्योर करने का मतलब है मेक श्योर करना या फिर सुनिश्चित करना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये सुनिश्चित करता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप के लोग हैं या जो पावरफुल पीपल हैं वो लेस पावरफुल पीपल को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, उनको सप्रेस नहीं करेंगे, उनको दबाने की कोशिश नहीं करेंगे, ना ही उनके अगेंस्ट अपनी पावर का यूज़ करेंगे। अब डोमिनेंट ग्रुप में कौन आ जाते हैं, जैसे कि बिजनेस क्लास के लोग आ गए, रिच पीपल, अपर कास्ट के लोग आ गए, मेजॉरिटी के ग्रुप आ गए, है ना। अब लेस पावरफुल पीपल में कौन आते हैं, गरीब लोग आ गए, जैसे पुअर पीपल आ गए, लोअर कास्ट के लोग आ गए, माइनॉरिटीज़ के लोग आ गए, या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लोग आ गए जिनसे जो उनके राइट्स थे वो छीने जा चुके थे। तो ऐसे लोग आए जो हमने 7th क्लास में पढ़ा भी था कि दलित के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये एंश्योर करता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप के लोग हैं, जैसे कि जो रिच पीपल हैं वो पुअर पीपल को सप्रेस नहीं कर सकते, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को सप्रेस नहीं कर सकते, ना उनको एक्सप्लॉइट कर सकते, और सेम मेजॉरिटी में जो रहने वाले लोग हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों को परेशान नहीं कर सकते, ना उनको सप्रेस कर सकते, ना उनसे उनके अधिकार छीन सकते हैं। तो इन चीज़ों को कौन एंश्योर करता है, कौन सुनिश्चित करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की एक देश को ज़रूरत होती है। ओके, क्योंकि इसमें कुछ लिखे हुए ऐसे प्रावधान होते हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, जो इसके बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि आपको एक फंडामेंटल राइट भी पता है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन में ये एंश्योर किया जाता है कि जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जैसे कि जो दलित हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लोग हैं, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया जा सकता और उनको इक्वल राइट दिए हुए हैं। ओके, तो ये अलग से एक प्रावधान लिखा हुआ है, तो उनसे उनके राइट नहीं छीने जा सकते, ना ही उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, क्योंकि जो लॉ है, कानून है, उसके आगे सब लोग इक्वल हैं। अब इस पैराग्राफ को एक स्टोरी के थ्रू समझाया गया है, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ग्रुप दिखाकर। एक क्लासरूम है, जैसे कि एक आप सपोजिटली 15 बच्चे हैं एक क्लास में, जिसमें कि 11 बच्चे जो हैं वो बॉयज़ हैं और 4 जो बच्चे हैं वो गर्ल्स हैं। ओके, तो जो 11 हैं वो बॉयज़ हैं, 4 जो हैं वो गर्ल्स हैं। तो जो 11 बॉयज़ हैं वो मेजॉरिटी ग्रुप में आ गए और जो 4 लड़कियां हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप में आ गई। तो क्लासरूम में क्या होता है कि गेम पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है, तो लड़के लड़कियां गेम खेलने के लिए तैयार होते हैं। लड़कियां जो हैं वो चाहती हैं कि बास्केटबॉल खेला जाए, लेकिन जो लड़के हैं वो चाहते हैं क्रिकेट खेला जाए। तो दोनों ग्रुप में एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर टीचर डिसाइड्स टू सेटल डाउन द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स। तो टीचर जो है वो इस जो आर्ग्यूमेंट है उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करती है और बच्चों को कहती है कि रेज योर हैंड्स, कौन क्रिकेट खेलना चाहता है और कौन बास्केटबॉल खेलना चाहता है। तो हुआ ये कि जो लड़के हैं 11 बॉयज़ हैं वो जीत गए। क्यों? क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। तो इसी वजह से टीचर ने डिसाइड किया कि क्रिकेट खेला जाएगा। तो यहाँ पर टीचर ने किसकी साइड ली? यहाँ पर टीचर ने साइड ली मेजॉरिटी ग्रुप की। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, माइनॉरिटी ग्रुप का क्या? ठीक है, तो यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो कुछ रिमार्क करती हैं। Now this girl remark, we always have to do what the boys want because they are in majority, कि हमें वही करना पड़ता है जो बॉयज़ चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, वो मेजॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो जो दूसरी लड़की है वो इसी बात पर कहती है कि टीचर को अनदर वे फाइंड आउट करने चाहिए ताकि हम लोगों की विशेस को भी सुना जा सके। ओके, तो यहाँ पर
हम अगर इसी पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन को इस पैराग्राफ से जोड़ें तो हमें क्या समझने को मिलता है, इसका क्रक्स क्या निकलता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप के लोग हैं, मतलब जो मेजॉरिटी के लोग हैं, अगर उनकी ही सुनी जाए तो माइनॉरिटी ग्रुप का क्या, माइनॉरिटी ग्रुप के बेसिक नीड्स, उनके राइट्स या उनके एस्पिरेशंस का क्या, उसको तो एक्सप्लॉइटेशन कर दिया जाएगा ना। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो लेस पावरफुल पीपल है, जो माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके बेसिक नीड का भी ध्यान रखा जाए, उनकी विशेस का भी ध्यान रखा जाए। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। Such unhealthy situation can occur in democratic societies too। अब unhealthy situation कैसी, जैसे कि हमने above स्टोरी बोर्ड में पढ़ा कि जो टीचर है उन्होंने मेजॉरिटी ग्रुप की मानी और माइनॉरिटी ग्रुप को अनहर्ड कर दिया, अनसुना कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी होती हैं और हो सकती हैं, जहाँ पर मेजॉरिटी जो है दे कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजंस दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटी, जहाँ पर मेजॉरिटी बार बार अपने डिसीजन रखेगी जिससे माइनॉरिटीज़ जो है उस ग्रुप से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट का, उनके बेसिक विशेस का, उनकी नीड का ध्यान नहीं रखा जाएगा और ये उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। As above storyboard illustrates, every society is prone to this tyranny। What kind of tyranny? जहाँ पर मेजॉरिटी बार बार अपने डिसीजंस को थोपने की कोशिश करेगी, और tyranny का मतलब होता है अत्याचार करना या फिर अपने पावर का गलत तरीके से यूज़ करना, अनजस्ट वेज अपनाना अपने पावर का दुरुपयोग करने के लिए। The Constitution usually contains rules that ensures that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये इंश्योर करता है कि उसमें ये रूल है कि जो माइनॉरिटीज़ है उनको किसी भी चीज़ से एक्सक्लूड नहीं किया गया है, उनके पास सभी बेसिक लाइक उनके पास सभी बेसिक राइट हैं जो मेजॉरिटी के लोगों के पास हैं। ओके, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, या वो अपर कास्ट के लोग हो, लोअर कास्ट के लोग हो, मेजॉरिटी से बिलोंग करते हो कोई लोग या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, दलित हो, रिच हो, पुअर हो, सभी के पास सेम लॉ है, बिकॉज एवरीबडी इज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। कानून के आगे सब लोग समान हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हमें एक तो ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रूल्स लिखे गए हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको किसी भी चीज़ से एक्सक्लूड नहीं किया गया है, उनके पास वो सभी चीज़ें जो मेजॉरिटी के लोगों के पास हैं। ओके, एंड यहाँ पर और रीज़न दिए गए हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स दिस टिरैनी। टिरैनी कैसी, ये अत्याचार से बचाता है, और जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं उनको उनके ऊपर जो डिसीजंस थोपने की कोशिश करते हैं मेजॉरिटी ग्रुप के लोग, उससे बचाता है, क्योंकि माइनॉरिटी ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूशन अनहर्ड नहीं करता बल्कि उनकी विशेस का भी ध्यान रखता है। और सेकंड एक ये रीज़न है दैट इट प्रिवेंट्स डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी, कि जो मेजॉरिटी ग्रुप के लोग हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ये उससे बचाता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों की भी सुनी जाती है, उनके एस्पिरेशंस का, उनकी नीड का भी ध्यान रखा जाता है, प्लस सभी लोगों के पास इक्वल राइट है और सभी सिटीज़न इक्वल हैं इन फ्रंट ऑफ लॉ। This can refer to one community dominating another, that is called inter-community domination, and when the member of one community dominating other within the same community, that is called intra-community domination। Now this is quite important, ध्यान से सुनना। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन किसे कहा जाता है, जब एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोगों को सप्रेस करें, जैसे कि हिंदू और जो मुस्लिम हो गए। अब ये दोनों डिफरेंट कम्युनिटी हो गई, तो एक दूसरे को अगर ये सप्रेस करें, हिंदू मुस्लिम को करें या फिर मुस्लिम हिंदू को करें, तो इसे क्या कहा जाता है, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। ओके, जिसमें डिफरेंट कम्युनिटी एक दूसरे को डोमिनेट करे। लेकिन इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन क्या होता है, जब एक ही कम्युनिटी के लोग अपनी ही कम्युनिटी के, मतलब सेम कम्युनिटी के लोगों को दबाने की कोशिश करें। जैसे कि अगर हम हिंदू कास्ट में देखें, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करें, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें, तो उसे इंट्रा कम्युनिटी कहते हैं। ओके, इंटर कम्युनिटी क्या, जब डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में लाइक डोमिनेशन हो, और इंट्रा कम्युनिटी जब सेम कम्युनिटी के बीच में डोमिनेशन हो। ओके, द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव अस फ्रॉम अवर सेल्व्स।
अब थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये हमें अपने आप से बचाता है। अब पहले टू सिग्निफिकेंट रीज़न ये थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस किस चीज़ से प्रिवेंट करता है, टायरनी से प्रिवेंट करता है, डोमिनेशन से प्रिवेंट करता है। नाउ थर्ड रीज़न इज़ कि ये हमें अपने आप से बचाता है। अब ये जो चीज़ है सुनने में तो कितनी स्ट्रेंज लग रही है, कितनी अद्भुत लग रही है कि हमें अपने आप से कैसे बचाता है। इसका मतलब ये है कि हम कभी कभी ना किसी इशू पर स्ट्रोंगली फील करके कुछ ऐसे डिसीज़न बना लेते हैं जो कि हमारे लार्जर इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते। तो हम कभी कभी ऐसे डिसीजंस, रॉन्ग डिसीजंस बना लेते हैं जो हमारे बेनिफिट में नहीं होते, और लार्जर पर्सपेक्टिव पर अगर हम उन डिसीजंस को रखें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते। ऐसे रॉन्ग डिसीजन से कौन बचाता है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है। जैसे कि इसके लिए एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है डिक्टेटरशिप का। देखिए, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि किसी को अगर ऐसा फील हुआ कि डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर काम नहीं कर रही अच्छे से, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो करप्टेड है, तो उस इमोशंस में आकर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो ये कह सकते हैं कि इससे अच्छा होता यहाँ पर डिक्टेटरशिप होता। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया या समझ में नहीं आ सकता है एक टाइम पर कि जो डिक्टेटरशिप है वो लॉन्ग रन के लिए सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो आपको बेसिक राइट मिलते हैं, इक्वल राइट मिलते हैं, सबके समान रूप से राइट मिलते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में आपसे वो राइट आपसे छीन लिए जा सकते हैं, क्योंकि रूल करने वाला तो एक ही इंसान होगा फिर डिक्टेटरशिप में, और वो आपसे वो रूल आपके छीन सकता है और अपने तरीके से कंट्री को चला सकता है। तो ऐसे जो रॉन्ग डिसीजंस हैं वो जो ह्यूमन बीइंग है इमोशंस में आकर ले सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे रॉन्ग डिसीजन से हमें कौन बचाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हम हर टाइम राइट नहीं हो सकते ना, हम भी गलत डिसीजन बना सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे डिसीजन से कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है और हमें अपने आप से भी बचाता है, हमें हमारे रॉन्ग डिसीजन से भी कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है कि जो शबनम है वो थोड़ी डिलेमा में है, शी इज़ इन अ फिक्स, मतलब एक डिलेमा में है कि वो क्या करे, टीवी देखे या एग्ज़ाम की तैयारी करे। और उसको एक डिसीज़न एक डिसीज़न मेक करना है कि उसके लास्ट 2 चैप्टर रह गए हैं। अब वो ये सोच रही है कि वो टीवी प्रोग्राम देखे जो कि उसका फेवरेट प्रोग्राम है, या फिर वो लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं उसको रिवाइज़ करे। तो शबनम जो है वो यहाँ पर जो अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है तो उसकी मदर कहती है कि शबनम, वाई आर यू लुकिंग सो वरिड, कि तुम इतना चिंतित क्यों लग रही हो, इतनी वरिड क्यों हो। तो यहाँ पर जो शबनम है वो कहती है कि मुझे टीवी प्रोग्राम भी देखना है, लेकिन मेरा कल एग्ज़ाम भी है। तो यहाँ पर वो कहती है कि आप लोग टीवी देख रहे हो तो इसी वजह से मैं भी टेम्प्ट हो रही हूँ, मुझे भी लालच आ रहा है टीवी देखने का। तो क्यों ना एक काम करते हैं कि कोई भी आज की रात में टीवी नहीं देखेगा ताकि मैं टेम्प्टेड फील ना करूँ। तो इसी वजह से जो उसकी मदर है वो टीवी को ऑफ कर देती है। तो यहाँ पर जो शबनम है वो अपने लास्ट 2 चैप्टर्स को रिवाइज़ करती है, और जब नेक्स्ट डे वो एग्ज़ाम देने जाती है तो यहाँ पर वो सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने टीवी प्रोग्राम नहीं देखा, क्योंकि जो लास्ट 2 चैप्टर्स हैं उससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पर इसने डिलेमा में एक जो डिसीज़न है वो बनाया, लेकिन वो डिसीज़न कैसे बनाया? इसने अपनी पेरेंट्स की हेल्प से बनाया। ओके, तो ये अगर रॉन्ग डिसीज़न बना लेती तो इसके एग्ज़ाम्स ख़राब हो जाते। तो यहाँ पर इसने सही डिसीज़न बनाया, और जो डिसीज़न इसने किसी की हेल्प से बनाया, तो जिसकी हेल्प से बनाया मतलब कि इसको किसने सेव किया, किसने बचाया? इनके पेरेंट्स ने। तो उसी तरीके से हमें हमारे रॉन्ग डिसीजंस होने से कौन बचाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। Similarly, the Constitution helps us to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on large principles that the country believes in. तो इसी तरीके से Constitution हमें बचाता है हमारे wrong decisions को बनने से, या wrong decisions जो हम लेते हैं वो adverse effect डाल सकते हैं, मतलब adverse मतलब बुरे, गलत इफेक्ट डाल सकते हैं लार्जर प्रिंसिपल्स पर अगर हम उनको देखें तो। क्योंकि हम कंट्री के लिए रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो वो हमारे लिए एडवर्स इफेक्ट डालेंगे ना। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई ये फील करता है कि जो डेमोक्रेसी है या जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है वो सही से काम नहीं कर रही, इसमें जो करप्शन है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसी वजह से अगर कुछ ग्रुप के लोग ये सोचें कि इससे अच्छा यहाँ पर डिक्टेटर सेटअप हो जाता, डिक्टेटरशिप आ जाती, तो उससे क्या होता कि जो करप्शन है वो ख़त्म हो जाता।
लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा डिसीज़न वो बना सकते हैं, लेकिन वो ऐसे डिसीज़न बनाते हैं इमोशंस में आके, क्योंकि उन्हें ये रियलाइज़ नहीं होता अपने इमोशंस में, अपनी फ्रस्ट्रेशन में, कि लॉन्ग रन के लिए डिक्टेटरशिप या डिक्टेटोरियल रूल जो है वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ होता है। उसमें हमारी बेसिक नीड का ध्यान नहीं रखा जाता, हमारी लिबर्टी हमसे छीन ली जाती है, हमारे फ्रीडम हमसे छीन लिया जाता है। अब डेमोक्रेसी के अंदर तो क्या होता है कि सबको बोलने का अधिकार है, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है, एंड देयर इज़ लाइक राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन डिक्टेटोरियल रूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपसे सारे आपके इंटरेस्ट छीन लिए जाते हैं। A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. whims का मतलब होता है कि इमोशंस में आकर कोई डिसीज़न ले लेना, या फ्रस्ट्रेशन में आकर डिसीज़न लेना, या फिर सनक जिसे कहते हैं। तो इसके चक्कर में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता। ओके तो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वही होता है जो इन विम्स को नहीं मानता और अपने बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता, एंड इट डज नॉट अलाउ फॉर द ईजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजंस, और ना ही ये अपने प्रोविजंस को इतना ईजीली ओवरथ्रो करता है। जो प्रोविजंस हमें क्या गारंटी करते हैं, राइट ऑफ सिटीजन, जो हमारे राइट्स को बचा कर रखते हैं एंड हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी आज़ादी को प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी लोगों के पास इक्वल राइट है और सभी लोगों के पास फ्रीडम है ना, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर जो ये फ्रीडम है, जो राइट है, इनको कौन बचा कर रखता है? इनको कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है वो बचा कर रखते हैं। तो ये विम्स के चक्कर में ऐसा नहीं होता कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया और लोगों ने कहा तो ये प्रोविजंस चेंज कर दिए, ऐसा नहीं होता। तो हालांकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो ये रिजिड है ना ही ये फ्लेक्सिबल है, ये दोनों है। ठीक है, ये रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी है। जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर अमेंडमेंट कर दिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जो है अपने लार्जर पर्सपेक्टिव पर, अपनी सनक में या अपने फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी अपना डिसीज़न दे दे तो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल में वो चीज़ आ जाएगी, ऐसा नहीं है। जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे। जैसे डेमोक्रेसी है यहाँ पर तो ये है। ओके तो ऐसा है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें 3 चीज़ों से बचाता है: टिरैनी, डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी, एंड थर्ड वन इज़ ये हमें अपने आप से बचाता है। ओके तो यहाँ पर जो हमारा ये टॉपिक है, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। और कल हम की फीचर्स की बात करेंगे।